Go through your social media pages or news. Everywhere, some or the other thing is about NFT. Lot of things are going on around the world which are really shaking up our minds. Nowadays, we get to read about cryptos, NFTs, and many such other assets. But it's very important for us to know the basic meaning of all of this, right? Imagine you're with your friends standing in a group discussing a lot of things, and all of a sudden, someone comes up with this word NFT, and you have no idea what to say about it. So, hi friends, this is Priyanka Zadhav, and you guys are welcome on my channel. Today, I will be discussing what NFTs are. Okay, and let me just give a disclaimer over here. This video is not about telling you how to buy and sell in NFTs. This is purely just a meaning where I'm trying to give you a meaning of what NFT is. Okay, if you can see this image in front of you about this monkey, I will come about this in the end what this is. But yes, before we begin, let me just tell you guys that this topic is going to be little bit going to shake your mind, because yes, it's very confusing. Everything is going into a virtual space, and everything is new, confusing, complex, but I'm going to try my level best to make it as easy as possible. And before I start, let me just remind you guys to subscribe to this channel if you haven't already. Hit the bell icon to keep getting the notification as and when I upload the videos. Like this video if you understand, if you really feel like this video helped you, make sure you like this video and also share with your friends. Okay, even they will know what NFT is after watching this video. So stick to this video till the end. Let's just begin. Let's go through basic terms. NFT, the full form is नॉन फंजिबल टोकन. इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन फंजिबल टोकन. मीनिंग क्या है जानेंगे बाद में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि इन्हें बोला क्या जाता है. इन्हें बोलते हैं एसेट्स. ठीक है, कई बार हमें वर्ड्स नहीं मिलते कि NFT है, ओके हम बात कर रहे हैं, लेकिन है क्या ये? इट्स एन एसेट. इट्स अ क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स ऑन ब्लॉकचेन. नाउ ब्लॉकचेन इज़ अ वेबसाइट. क्रिप्टोग्राफिक मतलब एक कोडेड फॉर्म में कुछ एसेट्स होते हैं जो किसी वेबसाइट पे चलते हैं. सिंपल, विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड. हर एसेट की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होती है. जब आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक आपका खुद का आईडी मिलता है, राइट? तो इसी तरह इन NFTs को हर एक को अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपना अपना कोड होता है. इस कोड के ज़रिए हम इन्हें पहचानते कि ओके ये वाला एसेट जो है वो इस कोड को रिलेट करता है. और कोई भी जो भी एसेट होगा, जो भी NFT होगी, वो डुप्लीकेट नहीं होती है. यानी इसके 4-5 कॉपीज़ अवेलेबल नहीं होते हैं. इसको आप रेप्लिकेट नहीं कर पाते हो, ओरिजिनल होता है. अब NFTs होते क्या है? जैसे कि कोई आर्ट वर्क हो सकता है या कोई रियल इस्टेट हो सकता है. आर्ट वर्क का क्या मतलब हो गया? कोई आर्ट यानी कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, ऑडियो म्यूज़िक्स हो सकते हैं. ठीक है, कोई वीडियो हो सकता है जो किसी पर्सन ने खुद बनाया हो, जो यूनिक हो, जो वो आदमी क्लेम कर सके कि ये मेरा है, आई एम द ओनर ऑफ इट. सो आई होप बहुत ही बेसिक मीनिंग जो है वो समझ में आया होगा. अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं NFT तक पहुंचने के लिए. आपके सामने एक पेंटिंग है. ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की. सो ये पेंटिंग जो है वो बनाई थी लियोनार्डो दी कैप्रियो ने, राइट? रॉन्ग. ये पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो द विंसी ने. अब इमेजिन करो, ये जो पेंटिंग है ये एकदम ओरिजिनल है, और ये किसी मिस्टर एक्स के पास है, एकदम ओरिजिनल. ही इज़ वेरी प्राउड कि जो ओरिजिनल कॉपी थी, जो हाथों से बनाई थी, ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी ने जो बनाई थी, वो इस बंदे के पास है. ये इसका ओनर है. अब ये जो पेंटिंग है ना, जो इसके पास है, विच इज़ वेरी यूनिक. क्यों यूनिक है? क्योंकि ये ओरिजिनल है. इसका ओनर है मिस्टर एक्स. ये हुई NFT. इसको अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बेच रहा है, से फॉर एग्जांपल ओपन सी पे, ठीक है, बेच रहा है, तो वहाँ पे ये उसका ओनर दिखाया जाएगा. ये उसका रेट जो है वो लगा देगा कि ओके मैं सो एंड सो रेट पे इसे बेच रहा हूँ. अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो इस पेंटिंग को बाय करने के लिए
प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा। अब आपको लगेगा कि यार इससे क्या होगा। देखो, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है कि भाई मेरे पास कोई यूनिक सी चीज़ है, एक प्राउड होती है कि ओके आई हैव समथिंग विच इज़ सो यूनिक, वो मेरे पास है, मैं उसका ओनर हूँ। हाँ, इसके जेरोक्स ऐसे हज़ारों करोड़ों जेरोक्स होंगे, लेकिन जो ओरिजिनल वाली बनाई थी लियोनार्डो दी विंसी ने, वो वाली मेरे पास है। ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ना, इस पे चलता है ये NFT की भाई ओरिजिनल वाली हमारे पास है। तो ये एक हो गया। अब आपको लगेगा कि सिर्फ ऐसे बड़े बड़े लोग ही पेंटिंग्स डाल सकते हैं या फिर आर्ट्स डाल सकते हैं, तो नहीं। इमेजिन कि ये वाला एक पेंटिंग, ये वाला एक ड्राइंग जो है वो मैंने लॉकडाउन में ऐसे टाइम पास के लिए बनाया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही यूनिक है, तो मैं इसे NFT की तरह डाल देती हूँ ओपन सी पे। मैं इसकी ओनर हूँ, ठीक है, मैं अपना अकाउंट बनाऊंगी, मैं इसकी ओनर हूँ, मैं प्राइस लिस्ट करूँगी कि मैं 100 प्राइस के लिए इसे बेचना चाहती हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो इसे मुझसे ख़रीद लेगा। दिस इज़ ओरिजिनल, ये मैंने, किसने, ये मैंने बनाई है। ओके, तो अब मैं जैसे कोई प्रोसीजर करेगा और मुझे लगता है कि ठीक है मैंने जो रेट बोला है उस रेट पे ये ख़रीदा है, तो मैं उसे बेच दूंगी। सो ऐसे कोई भी अपने यूनिक आर्ट जो उनका खुद का है बेच सकता है। अब ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि अमेज़ॉन पे आपने ड्रेस मंगा लिया तो अगले दिन आपके घर पे आ जाएगा। नहीं, ये वर्चुअल स्पेस में ही रहेगा। ये पेंटिंग्स जो है वो वर्चुअल स्पेस में ही रहती है। ये जो आर्ट वर्क है ये वर्चुअल स्पेस का ही होता है, ठीक है। आई होप अभी तक क्लियर होगा। अब इसको तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। नॉन फंजिबल टोकन क्या है, ये फुल फॉर्म है इसका। नॉन फंजिबल, फंजिबल का मीनिंग समझते हैं। फंजिबल यानी मीन समथिंग दैट कैन बी रिप्लेस्ड, ऐसी कोई चीज़ जिसे आप रिप्लेस कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपके पास येलो कलर की कोई पेंसिल है और वो खो गई, तो क्या ये इम्पॉसिबल है आपके लिए कि आप उसको रिप्लेस नहीं कर पाओगे? ऑब्वियसली कर पाओगे यार, बाजार में जाओ और एक एक येलो पेंसिल लेके आओ, बात ख़त्म। अब ये क्या थी, रिप्लेसेबल थी। नाउ इमेजिन कि आपने उसी येलो पेंसिल को, होता है ना बीच में आप ऐसे ही देखो, ये है पेंसिल, ठीक है। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ये जो बीच वाला एरिया होता है ना उसे ऐसे स्क्रैच करते हैं और उसके ऊपर अपना नाम लिख देते हैं। मैं अपना नाम लिख देती हूँ प्री। तो अब पहले पहले ये पेंसिल जो थी वो रिप्लेसेबल थी क्योंकि वो कॉमन थी, उसमें कुछ खासियत नहीं थी। अब मैंने इस पेंसिल में अपना नाम लिख दिया, तो अब हुई ना ये पेंसिल यूनिक। ये पेंसिल अब गुम गई तो मुझे बुरा लगेगा कि यार ओ नो गुम गई, रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उस पर मैंने अपना नाम लिखा था, मेरे लिए बहुत स्पेशल थी एंड ऑल दैट स्टफ। क्योंकि मैंने अब इसके ऊपर नाम लिख दिया। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो अब रिप्लेस नहीं हो सकती। सो फंजिबल का मीनिंग क्या है कि ऐसी चीज़ जो रिप्लेस हो सकती है। फंजिबल मीन्स रिप्लेस हो सकती है, तो नॉन मतलब क्या, कि रिप्लेस नहीं हो सकती। NFT यानी जो एसेट हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं, वो चीज़ें यूनिक होती है, उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और टोकन का क्या मतलब हो जाता है, इट्स अ यूनिट। टोकन मीन्स नथिंग बट अ मनी दैट राइड्स ऑन अ ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या है वो आगे ज़रूर जानेंगे, लेकिन आई होप आपको रिप्लेस और नॉन रिप्लेसेबल के बीच का मीनिंग डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल से इसकी थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो, एक एक बच्चा है, ठीक है, वो गया है शॉप में और उसने शॉप में से एक चॉकलेट का बॉक्स खरीद लिया। अब उस चॉकलेट के बॉक्स पे लिखा है 100 रुपीज़। अब बच्चे ने वो बॉक्स हाथ में ले लिया है चॉकलेट का। आप इमेजिन करो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, उसने जो है वो चॉकलेट का बॉक्स अपने हाथ में ले लिया है और दुकान वाले ने उसको बोल दिया कि ये बेटा 100 रुपये का। बेटा जो है वो पीछे टर्न होता है और अपने फादर को देखता है। वो इस आंखों से देखता है कि पापा ले लो प्लीज़ ले लो। सो पापा जो है वो अपने जेब में हाथ डालते हैं, ठीक है, और वो चेक करते हैं कि क्या उनके पास 100 रुपीज़ है या नहीं है। सो पापा के पास 100 रुपीज़ है। सो पापा यहाँ पे जो है वो अप्रूव कर देते हैं कि भाई ओके है मेरे पास, ले लो। सो बच्चा जो है वो खुशी खुशी ले लेता है, पापा जो है 100 रुपीज़ दे देते हैं, बात ख़त्म हो गई। अब ये है एक इंडिविजुअल का केस। अब इमेजिन करो कि पापा घर पे आए, ठीक है, मम्मी जो है वो एकदम गुस्से में है कि इतने सारे खर्चे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो पापा ने जो है वो अपने बुक में लिख दिया कि भाई 100 रुपये का चॉकलेट का बॉक्स लिया।
लेकिन अब मम्मी का गुस्सा देख के ना पापा डर गए। पापा को लगा अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा चलो मैं कुछ टाइम के लिए ये जो 100 रुपये है वो निकाल देता हूँ, बाद में कभी ऐड कर दूंगा, अभी फ़िलहाल ये देख ना ले। इसीलिए उन्होंने वो 100 रुपीज़ जो उन्होंने बुक में लिख दिए कि भाई हाँ इतने 100 का ट्रांजैक्शन हुआ है, मेरे 100 रुपये गए हैं, वो उन्होंने क्या कर दिया, निकाल दिए, डिलीट कर दिए। आई बात समझ में? ये एग्जाम्पल समझ में आया? अब अगले एग्जाम्पल पे जाते हैं। बैंक। बैंक के केस में सपोज़ आप शॉपिंग के लिए गए, ग्रॉसरी के लिए गए, ठीक है। अब ग्रॉसरी के लिए ग्रॉसरी ख़रीद ली, सब खरीद लिया, दुकान वाले ने बोला कि भैया 200 रुपये हो गए आपके, भरिए 200 रुपये। आप बोलते हो ठीक है भाई, आपके पास स्कैन करने के लिए है, तो बोलता हाँ है, तो आप यूपीआई जो है वो स्कैन करते हो। विद इन सेकेंड्स आपका जो बैंक है वो आपके अकाउंट को चेक करता है कि क्या आपके अकाउंट में 200 रुपीज़ है या नहीं है। क्या चेक करता है कि 200 रुपीज़ है या नहीं है, और जैसे ही उसको पता चलता है कि ओके आपके अकाउंट में 200 है, वो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो अप्रूव कर देता है और आपके अकाउंट में से 200 रुपये इस शॉप वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल एक इंस्टीट्यूशन का था, पिछले एग्जाम्पल में एक इंडिविजुअल का था। इन एग्जाम्पल को देख के क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि जब कोई इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हैंडल कर रहा है अकाउंट्स को, ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में, कि भाई बच्चा देख रहा है पापा को, पापा देख रहे हैं जेब में, ओके हाँ है, पैसे दे दिए, बात ख़त्म। बैंक क्या कर रही है, बैंक जैसे यूपीआई का स्कैन गया, देख रहे हैं कि 200 रुपये है या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो देख रहे हैं, और ये सेंट्रलाइज तरीके में से हो रहा है, और ये सिर्फ बात पता है किसी इंडिविजुअल को, यानी से पापा को, और इंस्टीट्यूशन को यानी आपके बैंक को। यहाँ पे चांसेस क्या होते हैं एडिट करने के, यहाँ पे चांसेस होते हैं ट्रांजैक्शंस को डिलीट करने के, जैसे पापा ने डिलीट कर दिया मम्मी को डर के, और बैंक तो अपने हिसाब से चेकिंग कर रही है, जो कुछ हो रहा है ना बैंक अपना अपना अंदर अंदर देख रही है। इसी सिस्टम को हमें हटाना है। ये बहुत ही सेंट्रलाइज तरीका है, ये हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक डिसेंट्रलाइज तरीका लेके आए, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस हो वो दुनिया में सबको पता चले, जो डिलीट ना किए जाए, जो एडिट ना किए जाए। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन क्या है? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही है NFTs की, वो क्या पे होती है? ब्लॉकचेन पे होती है। तो ब्लॉकचेन है क्या? क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। ये जो कंपनी है ये फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज चलती है, जैसे कि बिटकॉइन, जैसे कि इथीरियम, ठीक है। NFT जो है वो ज़्यादातर इथीरियम जो डोमिनेट करती है, कौन सी? NFT के लिए जो करेंसी डोमिनेट करती है वो है इथीरियम, जिसको इथ भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं उसका रेट बताऊँ, जैसे $1 76 रुपीज़ का होता है, वैसे एक इथ लगभग 2,50,000 के आसपास, यानी 3 लाख पकड़ लो, या 2,50,000 के आसपास होता है। मतलब 1 ETH इज समवेयर अराउंड 2,50,000। इमेजिन सो कॉस्टली इट इज़। वेबसाइट विच कुड बी यूज टू ट्रैक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन। तो ब्लॉकचेन क्या करता है? ये ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है। और वेबसाइट दैट अलाउज इट्स यूजर टू सी द डिटेल्स ऑफ पब्लिक क्रिप्टो करेंसी। A website that allows its user to see the details of public cryptocurrency transaction if they have identification hash code for the transaction। जैसे मैंने अभी कहा कि कोई बैंक का काम हो रहा है तो वो सिर्फ बैंक को पता है, ठीक है, लोगों को तो पता ही नहीं है। ब्लॉकचेन में कैसा होता है ना, जैसे अगर आप दुकान में गए, आपने ग्रॉसरी खरीदी, आपने स्कैन किया, तो मैंने जब बोला कि आपने स्कैन किया, तो स्कैन करते वक्त बैंक ने आपके ट्रांजैक्शन, आपके अकाउंट में पैसे है क्या नहीं, इस चीज़ को चेक किया पहले और फिर अप्रूवल दिया, राइट। ये किसने किया? ये बैंक ने किया। लेकिन NFT में ऐसा नहीं है। जब आप NFT का ट्रांजैक्शन करते हो तब बहुत सारे दुनिया के करोड़ों कंप्यूटर्स लग जाते हैं इस काम में, देखने के लिए कि क्या आपके अकाउंट में 200 रुपये है या नहीं है। और जब उसको कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ है, तो ये ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है और ये कोई भी देख सकता है। ये पब्लिक के लिए ओपन है, ये डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है, ये कोई एक इंस्टीट्यूशन या कोई एक इंडिविजुअल बंदा नहीं देख रहा है। ब्लॉकचेन को हम इसलिए ला रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, ताकि लोगों से कुछ छुपा ना रहे। वंस द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इट गेट्स रिकॉर्डेड एंड नो वन कैन edit or delete it, it's there forever। वर्चुअल स्पेस का यही फ़ायदा आजकल हो रहा है। यहाँ पे जो भी, यह कोशिश यही हो रही है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो वो ओपन हो, ठीक है,
सेंट्रलाइज फॉर्म में ना हो, डिसेंट्रलाइज फॉर्म में हो, इसलिए ब्लॉकचेन इज़ अ डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर आपको पता नहीं है तो 1990 के आसपास टिम्बर ली करके थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब लेके आया था। उनका वर्ल्ड वाइड वेब लाने का इंटेंशन ये था कि हम इंटरनेट को लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग आसानी से इंटरनेट एक्सेस कर सके। लेकिन अब कुछ लोगों ने इस चीज़ पे कब्ज़ा कर लिया है, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक है, और फेसबुक तो था पहले, उसने इंस्टाग्राम भी खरीद लिया, फिर उसने व्हाट्सएप भी खरीद लिया। तो अब अगर आप देखो कि अगर इंटरनेट जब क्रैश होते हैं, साइट्स क्रैश होते हैं, तो वो एक नहीं होती, एक के साथ सब हो जाती है। मतलब फेसबुक भी हो जाती है, व्हाट्सएप भी हो जाती है, इंस्टाग्राम भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मोनोपलीज क्रिएट हो गई है और ये बहुत ही सेंट्रलाइज फॉर्म में काम होने लग गए। इन्हीं को तोड़ के हमें बहुत सारी चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना है। और अब धीरे धीरे ऐसे चीज़ें, वर्चुअल स्पेस की चीज़ें आ रही है जो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वेब 3। वेब 3 एक इंटरनेट का नया अवतार है जिस पे ये सारी क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो चीज़ें, एनएफटीज़, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करती है, सारी चीज़ें चलती हैं। सो मैंने स्टार्टिंग में आपको मंकी के बारे में बताया था कि मैंने आपको मंकी दिखाया था। सो लेट मी शो यू दैट। यस, सो ये जो मंकी है ना, ये वाला, हाँ, अगर आप एक ओपन सी करके एक वेबसाइट है, आप उस पर जाओ, वहाँ पे ट्रेडिंग्स होती है, बाइंग सेलिंग्स होती है एनएफटीज़ की, ठीक है। वहाँ पे आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको ये बहुत सारे ऐसे मंकीज़ दिखेंगे। किसी मंकी ने कैप पहन रखा है, किसी ने कोई जेल के कपड़े पहन रखे हैं। तो ये सारी बहुत ही यूनिक माने जाते हैं आर्ट वर्क, और इसमें बाइंग और सेलिंग होती है। इसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। एक बार ओपन सी करके ज़रूर जाना, ओपन सी करके है वेबसाइट, इस पे जो है एनएफटी के बाद थ्रू आप ट्रांजैक्शंस, एनएफटी के लिए आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। और दैट्स इट। आई होप आप लोगों को एनएफटी क्या है समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो बताना ज़रूर। सो आई विल कम अप with more such videos in a simplest way possible. Till then, take care of yourself. Bye bye. Thank you for watching this video.